सभी का स्वागत है। तो हमने अब तक पेल्टन व्हील टरबाइन को बहुत अच्छे तरीके से समझ रखा है। एक टॉपिक और रहती है पेल्टन व्हील टरबाइन के अंदर जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पेल्टन व्हील टरबाइन का रनर है। आपको अब ये रनर कैसा है, क्या है, सब कुछ विजुअलाइज हो रहा होगा। दिस इज द रनर ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन। अभी आपको मालूम है, जब जेट आएगी, इंपैक्ट डालेगी, रनर को रोटेट करेगा, तो वो जो पावर डेवलपमेंट होती है उसी को हम कहते हैं रनर पावर। ठीक है। लेट सपोज, मतलब यहाँ पे पावर को बढ़ाने का सेकंड कंसेप्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं आपसे। मीन्स दिस इज द सेकंड कंसेप्ट टू इंक्रीज द पावर ऑफ ए रनर। ओके। अब यहाँ पे पावर को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अल्टरनेटली हमको करना क्या है? डिस्चार्ज को इंक्रीज करना है। हम यही करते आ रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंग द डिस्चार्ज वैल्यू। नाउ हाउ कैन आई इंक्रीज दिस डिस्चार्ज वैल्यू इन वन अनदर वे? देखिए, मैं यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट ले सकता हूँ। ये मान लो ये पेन स्टोक है। पेन स्टोक से ही तो डिस्चार्ज आएगी। तो दिस इज दियर पेन स्टोक। पेन स्टोक से आपकी आ रही है डिस्चार्ज। ठीक है। टोटल डिस्चार्ज पेन स्टोक में है क्यू, मान लीजिए। टोटल डिस्चार्ज पेन स्टोक में कितना है? क्यू। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक छोटा सा अरेंजमेंट। मैं यहाँ पे मल्टीपल, एक ही रनर के लिए एक नोजल ना लगाते हुए मल्टीपल नोजल लगाऊंगा। यहां से मान लो जेट निकला एक विद डिस्चार्ज, लेट सपोज दिस डिस्चार्ज इज Q1। एक जेट निकल रहा है। दूसरा नोजल मैंने लगा दिया यहाँ पे। देखो, पेल्टन व्हील टरबाइन के अंदर जो रनर, मतलब जो रनर है, इट इज कैटेगराइज्ड अंडर टेंजेंशियल फ्लो रनर। तो ये सारे जो जेट निकल रहे हैं ना, ये टेंजेंशियली निकलेंगे रनर के टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये नोजल एक्ट कर रहा होगा जहां पर भी। नाउ तीसरा नोजल लगा दिया मान लो यहाँ पे ऐसा। तो देख रहे हैं ना, ये सारे डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में जेट को निकाल रहे हैं, सभी डायरेक्शन आपके टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो ये नोजल से ऐसा निकला ये जेट थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब बोलोगे टेढ़ा जेट कैसे निकल गया सर? अरे वो डायग्राम बनाने में हो जाता है, आप सीधा बना लो वही। चलो मैं भी सीधा ही बना लेता हूँ, एक 10 सेकेंड लग जाए और बस थोड़ा मोड़ा सीधा हो ही गया। दिस इज Q1, लेट्स सपोज दिस इज Q2 डिस्चार्ज एंड दिस इज Q3 डिस्चार्ज। ऐसा। तो यहाँ पे मैंने 3 नोजल लगाए हुए हैं, मल्टीपल नोजल, मल्टीपल जेट यहां से निकल रहे हैं मल्टीपल नोजल से। तो एक नोजल से आपने अभी तक क्या देखा हुआ था? एक नोजल से जेट निकल रही थी, ब्लेड पे टकरा रही थी, फिर वो रोटेशन हो रहा था। इसी तरह से मान लो अलग अलग नोजल से जेट निकलेगा और ब्लेड्स को टकराएगा, तो ज्यादा पावर जनरेशन होगा ना, ज्यादा तेजी से रोटेट करेगा तो ज्यादा पावर जनरेशन होगा। फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो ज्यादा पावर जनरेशन होगा। समझ रहे हो? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टी जेट। और यहाँ पे मल्टी जेट डिजाइन करते हुए हम ये कंफर्मेशन करते हैं कि Q1 Q2 ये सारे जो निकल रहे हैं, दिस ऑल आर इक्वल। इसको हम इक्वल ही रखते हैं, मतलब दिस नोजल्स आर ऑफ सेम कन्फिग्रेशन। ये नोजल्स आर ऑफ सेम कन्फिग्रेशन। ये चीज का ध्यान रखते हुए करते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है सिस्टम के अंदर। हमें एक बार डिजाइन करनी होती है, बार बार अलग अलग नोजल को डिजाइन नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी जेट। इससे क्या होती है? पावर बढ़ जाती है माय डियर। ठीक है। इससे अल्टीमेटली व्हाट हैपन इज पावर इंक्रीजिंग। सो आप हेडिंग यहाँ पे टॉपिक लिखिए, मल्टी जेट रनर। दिस इज कॉल्ड एज मल्टी जेट रनर। अब देखिए, लॉजिक सुनिए, यहाँ पे लॉजिक सुनते चलिए। तो पावर यहाँ पे बढ़ गई, तो ये जो पावर यहाँ पे बढ़ गई, ये पावर, टोटल पावर जो ये मल्टी जेट रनर प्रोड्यूस करेगा, ये हम कैसे निकालेंगे? कौन सा पावर? रनर पावर। रनर पावर ही जो ये मल्टी जेट प्रोड्यूस कर रहा है, हाउ वी विल कैलकुलेट दैट? कैसे करेंगे? तो देखिए, एक जेट जब इंपैक्ट डाल रही थी, इंपल्स फोर्स लगा रही थी, उसके कारण जो पावर डेवलपमेंट हो रहा था, तो यहाँ पे सेम टाइप ऑफ जेट्स हैं क्या? तो अलग अलग जेट अलग अलग ब्लेड पे टकरा रही है। तो जितना एक जेट के इंपैक्ट के कारण जितना रनर पावर डेवलप होगा, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेट सपोज एक जेट के कारण रनर पावर डेवलप हो रहा है आरपी, तो मल्टीपल जेट, जितने नोजल होंगे, जितने नंबर ऑफ जेट होंगे, उतना टाइम्स पावर इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जैसे यहाँ पे 3 है फॉर दिस पर्टिकुलर ड्राइंग, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रनर पावर ऑफ दिस मल्टी जेट mg। मैं लिख दूंगा कितना?
3 टाइम्स रनर पावर ड्यू टू सिंगल जेट। इस तरह से हम पावर कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल प्रोड्यूस बाय दिस मल्टी जेट सिस्टम। समझ में आया बात को? अच्छा मेरे को ये बताओ, ये तो एक ही कोई पेन स्टोक था। सेकेंड थिंग, ये जो पेन स्टोक है इट इज ए लार्ज डायमीटर पाइप जिसमें से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज वो लेके आ रहा है। अब ये टोटल डिस्चार्ज जो पेन स्टोक के अंदर है इट इज क्यू, और इसी में से Q1 डिस्चार्ज जा रही है, Q2 डिस्चार्ज जा रही है, Q3 डिस्चार्ज जा रही है, और ये सारे हैं इक्वल, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। तो इसका मतलब डिस्चार्ज पर नोजल कितना है, डिस्चार्ज पर जेट कितना होगा, ये हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल मैथमेटिक्स है, बंटवारा वाला, है ना। जितने भाई हो उतने में प्रॉपर्टी को इक्वली बांट दो। मतलब टोटल डिस्चार्ज पेन स्टोक में लेके आ रहा है, क्यों? आपने नोजल जितना लगा रखा होगा, जितने नंबर ऑफ जेट होंगे उतने नोजल्स है मतलब। तो मान लो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर ये Q1 Q2 Q3 के वैल्यूज को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जो डिस्चार्ज आपका पेन स्टोक से आ रहा है Q डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जेट 3। समझ गए? ऐसे, या फिर डिस्चार्ज पर यूनिट जेट, इसको हम यही कहेंगे डिस्चार्ज पर यूनिट जेट, मतलब एक जेट का कितना डिस्चार्ज है। तो व्हाट इज दिस फॉर्मूला, टोटल डिस्चार्ज व्हाट इज कमिंग इन द पेन स्टोक डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ जेट। इस तरह से हम निकाल लेंगे एक जेट का डिस्चार्ज कितना है। एक जेट का डिस्चार्ज, अभी देखिए जो हमने फॉर्मूला इक्वेशंस वगैरह डेवलप किया था फॉर वन प्लेट, है ना, सब डेवलप किया था, वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह, एंट्री पे एग्जिट पे, सब कुछ सेम होगा डियर। एफिशिएंसी का फॉर्मूला, रनर पावर कैलकुलेशन का फॉर्मूला, सब कुछ यहाँ पे सेम है, कुछ चेंज नहीं हो रही है। जस्ट यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं जेट के, तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे बस। बाकी सब इक्वेशंस वगैरह जितना भी हम लोगों ने डेवलप किया था इट विल रिमेन सेम एज इट इज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में। अब मेरे को ये बताओ मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ऐसे जेट हम एक रनर के लिए लगा सकते हैं। पर वन रनर हम मैक्सिमम, अभी कुछ नहीं लिखना, अभी हम बोलेंगे लिखने के लिए, तो अकॉर्डिंग उसके बाद लिखिएगा, क्योंकि हम लिखवा देंगे जो जो बात कर रहे हैं उन सबको लिखवा देंगे। मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जेट हम एक रनर के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं? इट इज मैक्सिमम 6। 6 से ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट दैट वी कैन इंस्टॉल फॉर ए सिंगल रनर इज 6। व्हाई दिस वैल्यू इज 6? क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है, 6 ही क्यों, से ज्यादा क्यों नहीं? तो देखो याद करो, मैंने बोला था ये जो रनर वाला सिस्टम है, ये रनर वाला सिस्टम कंप्लीटली एक केसिंग के अंदर है, और वो केसिंग का काम यहाँ पे पेल्टन व्हील टरबाइन के केस में क्या होता था, उसका कोई हाइड्रोलिक फंक्शंस नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो था, जैसे ही नोजल से जेट बाहर निकला उसके बाद प्रेशर हो जाती थी कांस्टेंट पूरे टरबाइन के सिस्टम में। जब वो प्लेट के ऊपर भी फ्लो कर रहा है, कहीं भी प्लेट से एग्जिट कर रहा है, हर जगह प्रेशर कांस्टेंट विद इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं था। बट अभी अब किसी का फोन आएगा तो नहीं उठाएंगे। तो देखिए क्या समझा रहे थे, केसिंग का बात समझा रहे थे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन हमारा यही था ना कि 6 ही क्यों, मैक्सिमम मैंने बोला 6, तो 6 मैक्सिमम जेट हम क्यों यूज करेंगे, यही हमारा सवाल था। तो लॉजिक क्या इसके पीछे, सोचिए। लॉजिक ये है कि अगर 6 से ज्यादा जेट, प्रैक्टिकली ये चीज देखा गया है, दिस थिंग इज ऑब्जर्व प्रैक्टिकली, जो बात मैं कर रहा हूं, अगर 6 से ज्यादा जेट हम यूज कर लेते हैं तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जेट से वाटर निकलेगी तो कुछ ना कुछ स्प्लैशिंग होगा, स्प्लैशिंग ऑफ वाटर, पानी छिटकेगा अंदर ही अंदर, इसलिए तो हम वो केसिंग लगा के रखते थे। समझ रहे हो? तो अगर 6 से ज्यादा जेट है तो स्प्लैशिंग इतना ज्यादा बढ़ जाता है माय डियर, इतना ज्यादा स्प्लैशिंग होगा अंदर में, इतना ज्यादा पानी छिटकेगा कि वो स्प्लैशिंग जो है ये इनकमिंग जेट को अफेक्ट करना चालू कर देगा। इसलिए प्रैक्टिकली 6 ही लिमिट किया गया है, उससे ज्यादा हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस जेट्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6 इन नंबर फॉर वन रनर, एक रनर के लिए 6 से ज्यादा नहीं। अभी आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मेरे को तो यूज करना है 6 से ज्यादा, आई हैव टू यूज एनी हाउ मोर देन 6। तो क्या करना है, मान लो मोर देन 6 यूज करना है, मान लो तुमको यूज करना है 12 नंबर ऑफ जेट, या फिर छोड़ो तुमको यूज करना है 10 नंबर ऑफ जेट,
10 नंबर ऑफ जेट आपको यूज करना है। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करेंगे हम फिर, और यूज करना ही करना है, तो इसके लिए भी प्रोविजन है। आप क्या करिए, देखिए ये जो रनर है ये तो शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, दिस रनर इज कनेक्टेड टू शाफ्ट। हम क्या करेंगे, इसी शाफ्ट पे और एक रनर को इंस्टॉल करेंगे। ऑन द सेम शाफ्ट आई विल इंस्टॉल अनदर रनर, और उस रनर पे 5 नोजल लगा देंगे। और तो 5 नोजल एक रनर पे, दूसरे रनर पे अगेन 5 नंबर ऑफ नोजल, तो टोटल कितने हो गए, 10 नोजल्स हो गए, 10 जेट आ गए। तो ये वाला जो अब सिस्टम बना, जो नया मैंने बताया, इट इज योर मल्टी रनर मल्टी जेट सिस्टम। ये जो सिस्टम अभी आप देख रहे हैं, इट इज मल्टी जेट रनर सिस्टम। लेकिन जो अभी बोला मैंने, अगर 6 से ज्यादा रनर अगर यूज करना है, सॉरी 6 से ज्यादा नंबर ऑफ जेट अगर यूज करना है, तो आपका फिर मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। एक ही शाफ्ट पे मोर देन 1 रनर को यूज करना होगा, और उस पे प्रोपोर्शनली आपको जेट्स को डिवाइड करने होंगे। कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी, समझ में आ जाएगा कितना इजी वे में कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ होता है, नॉट टू वरी। ठीक है, तो ये सिस्टम है, इसको हम लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ जेट एन। अच्छा, इससे पहले ये वाले पेज में जितना भी मैंने बनाया, जो भी डेटा आपको लिखवाया, जो भी बनाया, इसको आप लिख लीजिए एज इट इज। ठीक है, इसके आगे ये फॉर्मूला लिखिए। अगर आपको नंबर ऑफ जेट निकालनी है फॉर ए पर्टिकुलर रनर, तो आपको क्या करनी है, पेन स्ट्रोक से कितना डिस्चार्ज आ रहा है, टोटल डिस्चार्ज बाय पेन स्ट्रोक, टोटल डिस्चार्ज coming through pen stroke, coming through pen stroke, जिसको हम कहेंगे Q, डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज पर जेट, डिस्चार्ज पर जेट। सो इसी कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट व्हाट, डिस्चार्ज पर जेट, विच इज इक्वल टू टोटल डिस्चार्ज बाय नंबर ऑफ जेट। एंड दिस नंबर ऑफ जेट, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ जेट के लिए इसलिए लिखा ताकि मैं यहाँ पे लिख सकूं ऐसा, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6 इन नंबर। नोट, अगर 6 से ज्यादा यूज करना है, इफ इट इज टू बी यूज्ड, इफ, अच्छा 6 इन नंबर से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, स्प्लैशिंग इज मोर, स्प्लैशिंग within casing is more, within casing is more, which affect the incoming jet, which affect the incoming jet। ये प्रैक्टिकली देखा गया, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। ठीक है, नोट, इफ एनी हाउ we have to use more than 6 jet, more than 6 number of jet, तो कैसे करेंगे, अरेंजमेंट हो जाएगा चेंज। हम वहां पे एक ही शाफ्ट के ऊपर मल्टीपल रनर को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसमें हम जेट्स को डिवाइड कर देंगे। तो ये जो सिस्टम हो जाएगी मल्टी रनर मल्टी जेट सिस्टम, मल्टी रनर मल्टी जेट सिस्टम। अभी क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सभी इक्वेशंस वगैरह सभी सेम रहेंगे। पावर कैसे निकलेगा मैंने आपको सिखा दिया, एक जेट के लिए निकालो, जितने जेट हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो, उतना गुना पावर बढ़ जाएगा आपका। क्लियर है, ठीक है। और इसी तरह से एक्चुअली में भी होता है, एक पावर हाउस वगैरह में एक ही नोजल नहीं लगी रहती है, नंबर ऑफ नोजल्स होते हैं, दिस इज द रियलिटी। चलिए क्वेश्चंस, ये देखिए इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, द करेक्ट सीक्वेंस इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फॉर इंस्टॉलेशन इन ए हाइड्रो पावर प्लांट। ये हाइड्रो पावर प्लांट जो टॉपिक हमने स्टार्टिंग से बताया, जहां से पेल्टन व्हील टरबाइन वगैरह पे आ गए, तो उसका ये पूछा हुआ है। मैंने बताया था लेआउट से क्वेश्चन पूछा है। देखिए पहले क्या होगा, रिजर्वायर होता है, पहले रिजर्वायर से निकला पेन स्टोक, फिर यहाँ पे होगा सर्ज टैंक, सर्ज टैंक से फिर होगी पेन स्टोक, फिर होगा आपका टरबाइन स्टेशन। समझ गए, तो रिजर्वायर, पेन स्टोक, सर्ज टैंक, टरबाइन।
टरबाइन स्टेशन से जस्ट पहले हम सर्ज टैंक को लगाते हैं, उससे पहले वो कंप्लीट एक बहुत बड़ा लेंथ ऑफ पेन स्ट्रोक होता है, और ये जो स्मॉल लेंथ ऑफ पेन स्ट्रोक है इसको बहुत कम से कम रखते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझा था, इसलिए हम सर्ज टैंक को टरबाइन स्टेशन के एकदम करीब 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 हम रखने का कोशिश करते हैं। समझ गए? रिजर्वायर के बाद जस्ट बाद सर्ज टैंक होगा क्या? नहीं, सर्ज रिजर्वायर से सर्ज टैंक तक जो पानी लेके जा रही है वो तो पेन स्ट्रोक ही लेके जा रही है, तो रिजर्वायर के बाद पेन स्ट्रोक होगा, रिजर्वायर के बाद पेन स्ट्रोक, फिर टरबाइन। इसका कोई मतलब है क्या? नहीं, रिजर्वायर के बाद जस्ट सर्ज टैंक, ये तो वैसे भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ऐसे ऑब्जेक्टिव सिंपल सिंपल। और ये जो मैकेनिज्म मैंने समझाया था आपको पेल्टन व्हील टरबाइन के अंदर वाला, दैट मैकेनिज्म इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। वहां से स्टेटमेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के दे देते हैं आपको। हमने क्वेश्चंस देखा हुआ है, वो क्वेश्चंस हमको मिला नहीं तो हम वो आपको यहाँ पे करवा देते। लेकिन आप जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करोगे, हमारे पास वो बुक की अवेलेबिलिटी नहीं थी जिसमें वो क्वेश्चंस हमने देखा था। एक्चुअली शायद रियल टाइम एग्जामिनेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अगर उसको देखोगे उन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को, तो ईजिली यू विल बी एबल टू सॉल्व, क्योंकि कंसेप्ट उसी तरह से आपको समझाया गया है। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना अच्छे तरीके से पढ़ के समझिए क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है। ये समझेंगे तो अपने आप आंसर निकालते हुए चलोगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कन्वेंशनल क्वेश्चंस में कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ठीक है, हम अभी सॉल्व करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो इंजीनियरिंग सर्विस में आए हुए हैं, जो गेट वगैरह में आए हुए हैं। ठीक है, वी विल सॉल्व देम। इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। ए पेल्टन विल ऑपरेट एट 630 आरपीएम। एन का जो वैल्यू दिया है 630। टेकिंग 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर अंडर हेड ऑफ क्यू जो दिया है वो डिस्चार्ज, ये आरपीएम, क्यू इक्वल टू 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड अंडर हेड ऑफ 256 मीटर। नेट हेड एच का जो वैल्यू यहाँ पे दिया है इट इज योर 256 मीटर विथ ए स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो याद करो, मैंने आपको बता रखा है स्पीड रेशियो, इसको हम के यू लिखते थे शायद, के यू विच इज इक्वल टू व्हाट, u1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2gh। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.48, है ना। फिर रूट अंडर कुछ कुछ ऐसा गिवन है, और बोला है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इम्पेलर। डाया ऑफ द इम्पेलर मतलब कहने का मतलब है ये जो आपका रनर था, है ना, ये हमने बताया था ऐसा रनर पे ऐसा ब्लेड लगा हुआ है, तो वाटर आके टेंजेंशियली इसके सेंटर पे इंपैक्ट करता था, तो इसको एज ए सेंटर मान के, ठीक है, हम जो डायमीटर निकालेंगे, दिस पर्टिकुलर डायमीटर, दिस इज योर डाया ऑफ द इम्पेलर। ठीक है, यही चीज ये इन्होंने पूछा है। तो ये डाया हम कैसे निकालेंगे, दिस इसको हम कहते थे कैपिटल डी। दिस पर्टिकुलर डायमीटर इज कॉल्ड एज कैपिटल डी। तो देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे, ये जो u1 है एंट्री पे टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ये तो टेंजेंशियल फ्लो रनर है, तो u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू u। तो u का जो फॉर्मूला है इट इज योर पाई डी एन अपॉन 60, यही है। तो यहां से हमको d का वैल्यू हमको पता लग जाएगा, d इक्वल टू वट, u इंटू 60 डिवाइडेड बाई पाई टाइम्स n, ये होगा आपका d का वैल्यू। तो d n का वैल्यू मालूम है, पाई मालूम है, 60 मालूम है मेरे को, u का वैल्यू हमको निकालना है। तो u हम कैसे निकालेंगे फिर, हाउ कैन आई कैलकुलेट u, बाई यूजिंग द स्पीड रेशियो। जो स्पीड रेशियो गिवन है, स्पीड रेशियो आपको कितना गिवन है 0.48, तो 0.48 टाइम्स रूट अंडर 2 इंटू 9.81 इंटू नेट हेड जिसके अंदर में ये काम कर रही है, विच इज इक्वल टू व्हाट, नेट हेड इज इक्वल टू योर 256 मीटर, 256 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट दिस। तो ये समथिंग आ जाएगी आपकी 34.01 मीटर पर सेकेंड, ऐसा। दिस इज द वैल्यू ऑफ u। ये अगर u का वैल्यू इतना आ गया तो अब क्या करेंगे, निकाल लेंगे ये फॉर्मूला को यूज करके, निकालिए, यू विल गेट द आंसर बी, एग्जैक्टली सेम 1.03 मीटर, इतना का इतना आंसर आपको निकलेगा। ठीक है, सेम आंसर। तो ये ESC का क्वेश्चन था। तो देखिए ESC में क्वेश्चन तो है इजी, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, what you are going to face, this particular part, the calculation part। ये कैलकुलेशन चलो आप कर लोगे, आसान है, मल्टीपल, बट दिस रूट अंडर कैलकुलेशन इट विल बी डिफिकल्ट, है ना। और यहाँ पे ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि बहुत करीब करीब है,
एक ये वाले ऑप्शंस थोड़े करीब हैं। अगर अगर मान लो आप राउंड ऑफ करके सॉल्यूशन को करते हैं ऐसे सिंपली, तो हो सकता है वो 1.03 है सिंपली, लेकिन हो सकता है आपका आंसर 0.9899 ऐसा कुछ रेंज में आ जाते। लेकिन अगर आपके पास गट फीलिंग है तो आप ये बी वाला ही लगाते, नहीं तो कुछ कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, क्योंकि 9 के रेंज में आ गया तो देखेंगे यही आंसर है तो इसको टिक लगा देंगे। इसलिए ऑप्शन में वो लोग जान के दिए रहते हैं इंजीनियरिंग सर्विस में, दे चेक योर गट फीलिंग। गट फीलिंग इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस व्हाइल सॉल्विंग देम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गट फीलिंग होना चाहिए। जो भी ऑप्शन आ रहा है, अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं आगे पीछे होगा, तो नियरेस्ट करेक्ट आंसर जो वहां पे है, नियरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो वहां पे है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शंस में लॉजिक भी लगाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा था जिसमें बहुत क्लियर कट कंप्लीट लॉजिक चाहिए होती है, देखेंगे उसको। दिस इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। द फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए टेस्ट ऑन पेल्टन व्हील, हेड एट द बेस ऑफ नोजल, head at the base of nozzle equal to 32 meter, discharge of the nozzle equal to 0.18 meter cube per second, area of the jet जो नोजल से जेट निकल रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, पावर अवेलेबल एट दिस शाफ्ट 44 किलोवाट, मतलब ये शाफ्ट पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी 94%, कैलकुलेट पावर लॉस्ट इन नोजल, इन द रनर, इन द मैकेनिकल फ्रिक्शन। सब कुछ पढ़ा रखा है आपको, सॉल्व होगा। आप अटेम्प्ट करिए एक बार, ट्राई ऑफ योर ओन। ट्राई कर लिया आप लोगों ने, अटेम्प्ट हुआ। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन देखिए कैसे कैसे करेंगे। सुनो, सबसे पहले क्या निकालना है, पहला पावर लॉस्ट इन नोजल हमसे पूछा हुआ, नोजल में कितना पावर लॉस हो गया। तो देखिए ये है आपका पेन स्टोक, ठीक है, फिर इसके बाद आपका कनेक्टेड है नोजल, फिर नोजल से निकल रही है जेट बाहर। तो मैं ये बोलता हूं पेन स्टोक के एग्जिट पे जो टोटल एनर्जी है, पावर लॉस्ट पूछ रहा है मतलब इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, तो पेन स्टोक के एग्जिट पे जो आपको एनर्जी है और नोजल के एग्जिट पे जो एनर्जी है वो कितना कितना है। पेन स्टोक के एग्जिट पे जो एनर्जी है उसको हम कैसे लिखेंगे, एम डॉट जी एच, और यहाँ पे जो एनर्जी है नोजल के एग्जिट पे दैट कंप्लीट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम डॉट वी वन का स्क्वायर। व्हाट इज दिस वी वन, वेलोसिटी ऑफ जेट वी वन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट कमिंग आउट ऑफ द नोजल। सो पावर लॉस्ट ये आपका नोजल वाला पार्ट है, दिस इज योर नोजल पार्ट। तो व्हाट विल बी द पावर लॉस्ट, नोजल पावर लॉस्ट पी एल नोजल इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस टू पावर, मतलब एम डॉट जी एच इनपुट हुआ नोजल के अंदर माइनस हाफ एम डॉट वी वन स्क्वायर। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, तो डिफरेंस ऑफ दिस टू विल बी दी पावर लॉस्ट। तो एम डॉट जी एच, अब ये पे जी एच या फिर नेट हेड अंडर विच दिस टर्बाइन इज वर्किंग, क्वेश्चन में पढ़िए 32 मीटर आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, हेड एट द बेस ऑफ द नोजल, मतलब एंट्री ऑफ द नोजल, बेस ऑफ द नोजल कहने का मतलब है एंट्री ऑफ द नोजल, वो कितना दिया हुआ है 32 मीटर। तो नेट हेड आपको गिवन है 32 मीटर एंड अंडर दिस नेट हेड ओनली ये पूरा का पूरा टर्बाइन सिस्टम काम कर रहा है, 32 मीटर नेट हेड आपको गिवन है। नाउ तो एम डॉट इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे, रो क्यू जी एच माइनस हाफ रो क्यू वी वन का स्क्वायर। तो रो क्यू यहां से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर, जी एच माइनस हाफ वी वन का स्क्वायर। तो रो का वैल्यू आपको मालूम है, रो का वैल्यू मालूम है 1000, क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.18 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जी का वैल्यू हमको मालूम है, एच का वैल्यू हमको मालूम है 32 मीटर, वी नो द एच वैल्यू ऑल्सो, V1 का वैल्यू मालूम नहीं है, तो V1 हम कैसे निकालेंगे, देखिए जितना डिस्चार्ज इसमें एंटर हो रहा है इस जेट में भी उतना ही डिस्चार्ज निकल रही है जेट के थ्रू से, तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट इनटू वेलोसिटी,
डिस्चार्ज इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट एंड वेलोसिटी। डायामीटर ऑफ जेट गिवन है क्या? डायामीटर ऑफ जेट नहीं गिवन है, पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द जेट ही गिवन है आपको। तो यहां से डिस्चार्ज इक्वल टू हम इक्वेट कर देते हैं 0.18 मीटर क्यूब पर सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, कितना दिया हुआ आपको 7500 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी v1। तो फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग द v1 वेलोसिटी। v1 इक्वल टू आपको निकल जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ v1 वेलोसिटी तो हम सीधा इस इक्वेशन में पुट करेंगे डेटा एंड पावर लॉस्ट थ्रू नोजल हमारा निकल जाएगा। तो पावर लॉस्ट थ्रू नोजल इक्वल टू 1000 इंटू 0.18 इंटू 9.81 इंटू एच का वैल्यू कितना 32 माइनस हाफ v का स्क्वायर ना v1 का स्क्वायर इंटू 24 का स्क्वायर। कैलकुलेट करिए इसको। नो डाउट कन्वेंशनल क्वेश्चन, यूज द कैलसी। आई हैव दिस पर्टिकुलर कैलसी, आई एम कैलकुलेटिंग। तो ये वैल्यू देखिए आपका आना चाहिए 4665.6 वाट, इतना वाट में आएगा। अगर आपको इसको किलो वाट में लिखना है तो डिवाइडेड बाई 10⁻³ तो 4.66 किलो वाट। अगर आपको इसको मेगावाट में लिखना है, अभी तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो अगेन डिवाइडेड बाई 10⁻³ तो हो जाएगी आपको मेगावाट में। एक रिलेशनशिप बता देता हूँ, किलो वाट इक्वल टू 10⁻³ वाट, मेगावाट इक्वल टू MW कहीं पर होगा तो 10⁻6 टाइम्स वाट। समझ गए? इसको ध्यान में रखिएगा। कैलकुलेशन में कभी आंसर किलोवाट में पूछता है, कभी आंसर मेगावाट में पूछता है, तो कीप इन माइंड। नेक्स्ट सेकेंड जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है वो क्या पूछा है, पावर लॉस्ट इन रनर। तो ये मान लो ये आपका रनर है, दिस इज योर रनर। तो रनर में जितना पावर, सबसे पहले देखो जितना पावर एंट्री हुआ, फिर रनर से जो पावर निकला, रनर से जो पावर निकला वो क्या निकला, रनर पावर निकला, आरपी ऑफ दैट रनर, रनर पावर निकला। रनर से जो पावर निकला इट इज योर रनर पावर ऑफ दैट रनर। रनर में पावर कितना है एंट्री हुई, ये एंट्री हुई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनकमिंग जेट हाफ m डॉट v1 का स्क्वायर। इतना ही पावर दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनकमिंग जेट इज एंटर्ड इनटू द रनर। फिर इसी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा रनर ने रनर पावर को जनरेट करने में यूज किया। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर जब हम निकालेंगे तो हमें इस रनर वाले सिस्टम में पावर लॉस्ट पता चल जाएगा, पावर लॉस्ट। ठीक है, तो PL इन रनर इक्वल टू हाफ टाइम्स m डॉट v1 का स्क्वायर माइनस रनर पावर। अब देखो इट इज योर टेंजेंशियल फ्लो रनर। तो टेंजेंशियल फ्लो रनर के केस में रनर पावर निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, हाफ m डॉट v1 स्क्वायर माइनस आपका रनर पावर निकालने का फॉर्मूला जो था इट वाज रो टाइम्स क्यू VW1 प्लस VW2 इंटू यू। यही था VW1 प्लस VW2 इंटू यू। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रनर पावर। तो ये हाफ m डॉट v1 स्क्वायर ये तो हमको कंप्लीटली मालूम है, वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग, अभी अभी हमने निकाला। तो पावर लॉस्ट इन रनर, तो रनर पावर हमको कैसे मिलेगा, सबसे पहले ये देखो रनर पावर निकालने का जो फॉर्मूला है, अभी यहाँ पे एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। रो क्यू टेंजेंशियल फ्लो रनर के केस में यहाँ पे VW1 प्लस VW2 इंटू यू। ठीक है, यही है रनर पावर निकालने का फॉर्मूला, याद है डिराइव किया हुआ था हमने आपके लिए, इतना वाट में आता है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डेटा गिवन है क्या जिसके करस्पॉन्डिंग आप इन वैल्यूज को निकाल पाओ। क्यू रो तो मालूम है, VW1 मालूम है, VW2 निकालने का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई डेटा आपको नहीं दिया हुआ है। VW2 निकालने के लिए आपको टिप एंगल चाहिए ही चाहिए, फाई का वैल्यू चाहिए ही होगा, तो फाई का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है। यू को निकालने के लिए भी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दिया, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके रनर पावर तो नहीं निकाल सकते।
देन हाउ कैन यू गेट द रनर पावर वैल्यू? एक एफिशिएंसी दिया हूं, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो व्हाट इज दिस मैकेनिकल एफिशिएंसी? इट इज रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट, मींस शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, शाफ्ट पावर बाय रनर पावर। सो शाफ्ट पावर की मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो रनर पावर इक्वल टू शाफ्ट पावर बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी। These two values are given. What is given in questions? It is given as 44, शाफ्ट पावर आपका 44 किलोवाट में गिवन है, एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी वाज 0.94. I have the question here with me, 0.94. This is the your मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये आपका क्या निकल जाएगा, रनर पावर की मैग्नीट्यूड। तो रनर पावर इक्वल टू कितना निकल गया, रनर पावर इक्वल टू निकल गया 46.8 किलोवाट, इतना निकला। दिस इज योर रनर पावर। निकाल लेते पावर लॉस्ट। तो हाफ एम डॉट मतलब रो क्यू इंटू 1000 इंटू 0.18, हाँ सॉरी हाफ कहाँ से, हाँ हाफ रो क्यू इंटू V1 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपका 46.8। ये देखो 46.8 है किलोवाट में, एंड दिस एक्सप्रेशन इज इन वाट। तो इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं यहीं पर बाय डिवाइडिंग बाय 10⁻3। तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में मारेंगे सॉल्व करेंगे, 5.04 किलोवाट विल बी आंसर। तो इतना पावर लॉस हो गया किसमें, आपका रनर के अंदर। तीसरा क्या पूछा है, मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉस। जो थर्ड आइटम इन्होंने पूछा है, थर्ड आइटम, इट इज योर मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉस। मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉस किस में होता है, शाफ्ट में होता है। मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉस रनर से शाफ्ट के बीच में होता है ये चीज। मतलब जब पावर ट्रांसमिशन होती है रनर से शाफ्ट तक, तब जाके ये लॉसेस हमने देखा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या इक्वेशन बना सकते हैं कि रनर पावर इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं शाफ्ट पावर इक्वल टू रनर पावर माइनस मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉस। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये चीज हमको कैलकुलेट करनी है। तो एकदम सिंपल है, रनर पावर कितना निकला था 46.8 माइनस शाफ्ट पावर कितना था 44, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा 2.8, 46 2.8 किलोवाट। दिस इज योर मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉस। क्लियर है? तो इस तरह से लॉसेस को कैलकुलेट किया जाता है। तो दिस इज द कन्वेंशनल क्वेश्चन जो कि आया हुआ था 15 मार्क्स, 15 नंबर की। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जेई लेवल पे, ईएससी में कन्वेंशनल देखने को मिलेंगे। और कन्वेंशनल क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्या है कि व्हाई वी शुड सॉल्व द कन्वेंशनल क्वेश्चंस, बिकॉज आप जितना कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे क्या होगा, आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो बढ़ेगी। एंड मान लीजिए क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, देन ऑल्सो यू विल बी इजिली एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपका हाथ जो है ना वो साफ हो जाता है। मतलब एक तरह से आप ये कर रहे हो कि आप बाय सॉल्विंग कन्वेंशनल क्वेश्चन आप अपने हाथ की सफाई कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जो भी कंसेप्ट थ्योरी आपने पढ़ा है, यू आर मेकिंग योर हैंड फ्री ऑन देम, बस ये चीज है। क्लियर? अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिए, और इसी डेटा को यूज करके और भी बहुत चीजों को निकाला जा सकता है, लेकिन एक चीज याद करो एक नोट में, और एक चीज हम करवा लेते हैं यहीं पर। ये देखिए, ये पेन स्टोक था, पेन स्टोक से नोजल ऐसे कनेक्टेड थी, ये नोजल से निकला बाहर जेट, दिस इज योर जेट, दिस इज योर नोजल। तो ये पेन स्टोक के एग्जिट पे जो टोटल एनर्जी था वो कितना था, पेन स्टोक के एग्जिट पे जो टोटल एनर्जी आपको मिल रहा है वो मिल रहा है m.gh, ठीक है, इतना। नोजल के एग्जिट पे जो टोटल एनर्जी मिल रहा है हाफ टाइम्स m.v1 का स्क्वायर, इतना। अगर मैं आपसे पूछूंगा नोजल का, इस नोजल का एफिशिएंसी बताओ,
नोजल का एफिशिएंसी, मतलब इट्टा नोजल आप नहीं बता सकते। एफिशिएंसी हम कैसे बताते हैं? आउटपुट बाय इनपुट, यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर व्हाट एफिशिएंसी कैलकुलेशन, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है? मतलब इनपुट आपने दिया इतना टोटल एनर्जी जो पेन स्टोक के एग्जिट पे है, इस नोजल में गया, इसमें से फिर कुछ लॉस वगैरह हुए होंगे, तब जाके इतना एनर्जी आपको आउटपुट पे मिल रहा है। तो आउटपुट इज योर हाफ टाइम्स एम डॉट वी वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनपुट एम डॉट जी एच। तो यहाँ पे तो ये दोनों एम डॉट तो सेम है, मास जितना एंटर कर रहा है पेन स्टोक से नोजल में उतना ही बाहर निकलेगा, ये खत्म हो गया। तो योर फाइनल व्हाट इज रिमेनिंग इज हाफ टाइम्स वी वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू एच। तो 1/2 इंटू 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 32। कैलकुलेट करिए, यू विल गेट दिस वैल्यू समथिंग एज 91.74%। ऑब्वियसली डेसिमल में आएगा इंटू 100, इतना आ जाएगा ये एफिशिएंसी। तो यहाँ से अगर आपसे एफिशिएंसी ऑफ नोजल को भी कैलकुलेट करने के लिए पूछता तो भी आप इजीली उस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। और भी बहुत सारा डेटा कैलकुलेट किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, नो वरीज। और भी बहुत सारे कैलकुलेशन यहाँ से किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कन्वेंशनल क्वेश्चन आएंगे आपको, और सॉल्व करते हैं, अभी रुकेंगे नहीं, और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए, रीड द क्वेश्चन। ए पावर हाउस हैज 5 इम्पल्स टरबाइन। एक कोई पावर हाउस है, उसमें 5 इम्पल्स टरबाइन लगे हुए हैं। ईच टरबाइन हैज 2 रनर, हर एक टरबाइन में 2 रनर है। ईच रनर हैज इज इंस्टॉल्ड विथ 4 नोजल, हर एक रनर में 4 नोजल है माय डियर। टोटल डिस्चार्ज इज 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये टोटल डिस्चार्ज दिया हुआ है, टोटल डिस्चार्ज मतलब जो पेन स्टोक कैरी कर रहा है, ये पूरे सिस्टम में, मतलब ये पूरे पावर हाउस में जो टोटल डिस्चार्ज आ रही है दैट इज योर 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब डिस्चार्ज कैरिड बाय द पेन स्टोक। फाइंड द डायमीटर ऑफ द जेट, फुल स्टॉप। टेक कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एस, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV 0.985 एंड हेड एस 250 मीटर। ये हेड 250 मीटर कौन सा हेड दिया होगा? द हेड अंडर विच दिस टरबाइन दिस पावर हाउस इज वर्किंग, मतलब ये नेट हेड का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट हेड, ठीक है, जिसके अंडर में आपका पूरा का पूरा ये पावर हाउस वर्क कर रहा होगा। आपको निकालना क्या है? द फाइनल आंसर व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज द डायमीटर ऑफ द जेट, डायमीटर ऑफ द जेट। तो डायमीटर ऑफ द जेट कैसे निकालेंगे समझिए, बड़ा सिंपल है। ये नोजल, नोजल से ये निकल रही है जेट, ठीक है, दिस इज द जेट विच इज कमिंग आउट ऑफ द नोजल, दिस इज द जेट। इस जेट का डायमीटर निकालना है, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि इस जेट से जो डिस्चार्ज निकल रही है Q जो आ रही है दैट मस्ट बी इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी दैट इज कमिंग आउट ऑफ दिस जेट वेलोसिटी, विच विल बी इक्वल टू एरिया इक्वल टू क्या होगा? π/4 इंटू डाया ऑफ जेट का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी दैट इज कमिंग आउट ऑफ द नोजल V1 मस्ट बी इक्वल टू Q। तो ये चीज, ये इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन में अगर हमने डेटा किसी तरह पता लगा लिया देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द डायमीटर। तो हमको डायमीटर निकालने के लिए हमको चाहिए क्या क्या? हमें चाहिए V1 का वेलोसिटी एंड Q डिस्चार्ज का वेलोसिटी, मतलब Q डिस्चार्ज की मैग्नीट्यूड चाहिए। व्हाट इज दिस Q? Q जो एक नोजल से पास करेगी, ये जो Q है वो है जो एक नोजल से पास करना। यहाँ पे टोटल बहुत सारे नोजल्स गिवन है और टोटल डिस्चार्ज जो पेन स्टोक कैरी कर रहा है दैट इज योर 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सबसे पहले निकालते हैं ये Q कितना होगा जो एक नोजल से जा रही है। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, ए पावर हाउस हैज 5 इम्पल्स टरबाइन। टोटल नंबर ऑफ टरबाइन, टोटल टरबाइन कितना है? 5, और हर एक टरबाइन में 2 रनर है। तो मैं सीधा लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ रनर, टोटल नंबर ऑफ रनर ये कितने होंगे? 5 × 10, 10 नंबर ऑफ रनर।
नाउ ईच रनर इज इंस्टॉल्ड विथ 4 नोजल, तो टोटल नंबर ऑफ नोजल्स, टोटल नंबर ऑफ नोजल अगर एक में 4 है तो 10 में कितने होंगे, 10 गुना 4, 40 नोजल लगे हुए हैं टोटल, 40 नोजल। टोटल डिस्चार्ज कैरिड बाय पेन स्टोक, टोटल डिस्चार्ज कैरी कर रहा है ना, ये यहाँ लिख दिया है टोटल डिस्चार्ज, इसलिए हमने सीधा यहाँ पेन स्टोक वर्ड बाय डिफॉल्ट मेरे माइंड में घूम गया कि दैट इज योर टोटल डिस्चार्ज जो वो पेन स्टोक कैरी कर रहा है। इट इज योर 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड, देन डिस्चार्ज कैरिड बाय ईच नोजल क्यू विल बी इक्वल टू टोटल डिस्चार्ज बाय नंबर ऑफ नोजल, नंबर ऑफ जेट है ना, तो टोटल डिस्चार्ज मतलब 40, नंबर ऑफ जेट कितना 40, तो 40 बाय 40 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड क्या है, ये वो डिस्चार्ज है जो एक जेट कैरी करेगा। तो आपको इसमें Q का वैल्यू आपको मालूम हो गया। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ V1, V1 का वैल्यू हम सिंपली V कैसे निकालते हैं, V1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू द ऑपरेटिंग हेड, मतलब ये V1 इंटू रूट अंडर 2 इंटू जी एच नेट हेड, तो CV इक्वल टू 0.985 इंटू रूट अंडर 2 इंटू 9.81 इंटू एच, तो एच का मैग्नीट्यूड 250। तो यहां से वेलोसिटी आपको कितना निकलेगा, कैलकुलेट करिए। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हाट यू विल गेट इज 68.98 मीटर पर सेकेंड, इतना वेलोसिटी से नोजल से जेट बाहर निकल रही होगी, 68.98 मीटर पर सेकेंड। तो आपको अभी Q का भी वैल्यू मालूम है, अगर एक नोजल का एक जेट का अगर बात करेंगे तो एक जेट से 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से डिस्चार्ज बाहर निकल रही है विथ वेलोसिटी ऑफ 68.98 मीटर पर सेकेंड। बस आपको क्या निकालना है, डायामीटर ऑफ द जेट। तो इस इक्वेशन में फीड कर दीजिए चीजों को, तो हम आगे चल के लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू, जस्ट ए मिनट, पेज 1 इक्वल टू पाई बाई 4d स्क्वायर इंटू 68.91 एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहां से d का वैल्यू आपको निकल जाएगा, यू विल गेट द रिजल्ट एज 0.1358 मीटर, ऐसा कुछ। दिस इज द डायमीटर ऑफ जेट, इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर में तो mm में निकल जाएगा, ठीक है, तो वो mm में निकल जाएगा। डाया ऑफ जेट mm में कितना आएगा, 135.8 mm, क्लियर है। सेंटीमीटर में 13.58 सेंटीमीटर, ऐसा। तो दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीजेट। तो मल्टीजेट के केस में ऐसे चीजों को लेके चलना है, समझ गए। मल्टीजेट के केस में हमने डिस्चार्ज कैसे निकाला, उसी तरह से पावर अगर पूछता तो रनर पावर ड्यू टू वन जेट निकालने के बाद, जो हम सेम इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे जो अपने पास हमने स्टडी किया है, उसको निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, जितने भी नंबर ऑफ जेट हैं, तो यहाँ पे कितने 40 नंबर ऑफ जेट हैं, तो इंटू 40 अगर कर देंगे तो हमें ओवरऑल पावर ऑफ द पावर हाउस निकल जाएगा जो जनरेट हो रहा है रनर्स के माध्यम से, और वो फिर साफ्ट में ट्रांसफर होगा। साफ्ट में डिफरेंट लॉसेस दिए होंगे, हर एक जनरेटर में जाएगा, हर एक जनरेटर में कुछ कुछ लॉस होगा, है ना, समझ रहे हैं। तो ऐसे चलते रहते हैं वो सब चीजें, दिस ऑल थिंग हैपेंस लाइक दिस। कॉन्सेप्ट क्लियर आपको मल्टीजेट का, क्लियर, ठीक है। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। सो दैट द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ ए पेल्टन व्हील टरबाइन डिराइव कर रखा है मैक्सिमम एफिशिएंसी का रिलेशनशिप, तो आप याद रखिएगा ये। तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो वेन है उसका फ्रिक्शन प्लस वेन का टिप पे, मतलब वेन का टिप एंगल पे, ठीक है, एग्जिट एट एग्जिट जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो ये रिलेशन पूछ सकता है आपसे, दूसरा चीज इसका डेरिवेशन, कन्वेंशनल क्वेश्चन, 15 मार्क 10 मार्क इजीली, ये 15 नंबर की आई हुई थी इंजीनियरिंग सर्विस में, आपको दिख जाएगा। एसएससी जेई वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, नो डाउट दे कैन आस्क यू, ठीक है। करवा दिया है थ्योरी क्लासेस में, अलग से फिर यहाँ पे डिराइव करने का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनता। नेक्स्ट,
इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, 20 नंबर, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस क्वेश्चन को पढ़ के समझना जरूरी है कि क्या डेटा गिवन है, निकालने के लिए क्या पूछ रहा है। ए पेल्टन व्हील इज वर्किंग अंडर ए ग्रॉस हेड ऑफ 400 मीटर। ग्रॉस हेड एच का वैल्यू दिया है 400 मीटर। The water is supplied through a penstoke of diameter 1 meter and length 4 किलोमीटर। एक पेनस्टोक है माय डियर, वाटर को पेनस्टोक के माध्यम से ये रिजर्वायर से टरबाइन तक पहुंचाया जा रहा है, और ये पेनस्टोक का जो डाया है ये दिया हुआ है 1 मीटर, और इसका जो लेंथ दिया हुआ है इट इज योर 4 किलोमीटर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पेनस्टोक इज, पेनस्टोक के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन। व्हाट इज गिवन? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पेनस्टोक इज गिवन। दो चीजें होती हैं, एक होती है फ्रिक्शन फैक्टर, दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। हम जो डार्सी विस्बैक इक्वेशन लिखते हैं फॉर हेड लॉस, हम लिखते हैं FL_V²/2GD, ऐसा लिखते हैं। तो यहां पे जो F है इट इज योर फ्रिक्शन फैक्टर, लेकिन यहां पे गिवन है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फैक्टर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसा है कि F इज इक्वल टू 4 टाइम्स F डैश, एंड यहां पे आपको क्वेश्चन में F डैश की वैल्यू गिवन है 0.008। तो ये नाम अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। F मतलब फ्रिक्शन फैक्टर होता है, F डैश मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, the jet of water of diameter 150 mm strike bucket of the wheel and gets deflected through an angle of 165 degree। मतलब जो नोजल से जो जेट निकल रही होगी, इसकी डायमीटर, डाया ऑफ जेट स्मॉल डी, इट इज 150 mm गिवन इन क्वेश्चन। ये जब बकेट से टकरा रही है, किससे? जो इस पेल्टन व्हील टरबाइन का बकेट है, तो ये बकेट तो डबल हेमिस्फेरिकल बकेट ही है, क्योंकि वेन एंगल यहाँ पे गिवन है एट एग्जिट पे, मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रही है ना जेट की, 165 डिग्री पे डिफ्लेक्शन हो रही है। मतलब जेट आ रहा है, टकरा रहा है, फिर ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया। द डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ दिस जेट इज, अगर टेंजेंट आप निकालोगे यहाँ पे, द डिफ्लेक्शन एंगल विल बी 165 डिग्री। ये डेल्टा का वैल्यू गिवन है। डिफ्लेक्शन एंगल का मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन टू यू, यही है। अब देखो, वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन टू यू, इसका मतलब अल्टरनेटिवली हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? 180 डिग्री माइनस 5, दिस इज द डेल्टा हियर इन केस ऑफ दिस पेल्टन व्हील टरबाइन वेयर टेंजेंशियल फ्लो रनर इज यूज्ड, 180 डिग्री माइनस 5। सो अल्टरनेटिवली हमें फाई का वैल्यू गिवन है, फाई इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, द फाई वैल्यू विल बी 15 डिग्री। मतलब वेन एंगल एट एग्जिट आपको दे दिया, इसका मतलब ये हुआ, डेल्टा दिया रहेगा मतलब वेन एंगल एट एग्जिट दे दिया। Next, the relative velocity of water at outlet is reduced by 15% due to friction between inside surface of the bucket and water। जो बकेट है जब इस पे फ्लो कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शन भी है, मतलब दिस इज नॉट स्मूथ, ये साफ कह दिया है, दिस इज नॉट स्मूथ। अगर स्मूथ होता तो फ्रिक्शन नहीं होता, तो ऐसे केसेस में जो रिलेटिव वेलोसिटी एंट्री पे थी वही रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिट पे मिलता। बट हियर यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि द बकेट इज नॉट स्मूथ, हेंस द रिलेटिव वेलोसिटी आर नॉट इक्वल, दोज आर डिफरेंट। तो डिफरेंट मतलब कहने का मतलब है इट गेट रेड्यूस्ड बाई 15%, 15% से रेड्यूस्ड हो गई, मतलब कितना बच रहा है? 85% बच रहा है। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो VR2 होगा इट विल बी 0.85 ऑफ VR1। 15% रिड्यूस हो रहा है, मतलब कितना बचेगा? VR2 85% ऑफ VR1। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ द बकेट इज 0.4 टाइम्स द जेट वेलोसिटी एट इनलेट। जो U है, U का वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ द बकेट है ना, जो टेंजेंशियली बकेट आपको मूव करेगा ऐसा, उसका जो वेलोसिटी है इट इज योर 0.4 टाइम्स ऑफ द इनकमिंग जेट का वेलोसिटी, मतलब V1 का 0.45, U इक्वल टू 0.45 टाइम्स V1, ये डेटा आपको गिवन है। नेक्स्ट, एंड द मैकेनिकल एफिशिएंसी इटा M, मैकेनिकल एफिशिएंसी इटा M इज गिवन एज 85%।
व्हाट इज दिस मैकेनिकल एफिशिएंसी? इट इज रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर बाय रनर पावर। यही तो है मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब, रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर बाय रनर पावर। तो आपसे पूछा क्या है, डिटरमाइन पहला पावर गिवन टू रनर, मतलब पावर जो रनर को दिया जा रहा है, ठीक है, पावर गिवन टू रनर मतलब रनर पावर, ठीक है। फिर दूसरा आपसे पूछा जा रहा है शाफ्ट पावर कितना डेवलप होगा, ये निकालो। एसपी रनर पावर निकल जाएगा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी वी कैन इजिली कैलकुलेट द शाफ्ट पावर। देन थर्ड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, मतलब आपको यहाँ पे 4 डेटा पूछा है, इटा इटा एच एंड इटा नॉट। इटा नॉट इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का प्रोडक्ट, ठीक है। मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन ही है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकल जाएगा तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो दिस इज द कन्वेंशनल क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू। तो क्वेश्चन पढ़ के डेटा कौन कौन सा दिया हुआ है ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है माय डियर क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, नेट हेड का कैलकुलेशन। तो नेट हेड एच विल बी व्हाट, ग्रॉस हेड जो आपको दिया हुआ है माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। सो ग्रॉस हेड इक्वल टू कितना दिया हुआ था, जस्ट ए मिनट, आई एम टेकिंग द क्वेश्चन उधर चला गया ना, तो अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। ग्रॉस हेड दिया हुआ है आपको 400 मीटर, तो हेड लॉस कितना हो गया, 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD एफ डैश, ठीक है, 2GD, स्मॉल डी लेता है, अच्छा स्मॉल डी नहीं, ये डाई ऑफ पेनस्टोक है तो इसको मैं कैपिटल डी लिख देता हूँ। तो नेट हेड इक्वल टू 400 माइनस 4 इंटू फ्रिक्शन फैक्टर 0. पावर गई, क्या है ना कि पावर तो गया था, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, ऐसा बीच में 4-5 बार उसका फ्लक्चुएशन हो गया पावर का। ओके, तो अभी फाइनली 2 मिनट से आई हुई स्टेबल है, तो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए 400 माइनस ये FLV, अच्छा ये V जो है ये दिस वेलोसिटी, व्हाट इज दिस वेलोसिटी, ये कौन सा वेलोसिटी है, जो पेनस्टोक है उसमें जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, ये पेनस्टोक है, पेनस्टोक में वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो है दैट वेलोसिटी। लेट्स सपोज दिस वेलोसिटी इज VP, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पेनस्टोक। ये तो हमको डेटा इसका मालूम नहीं है ना, इसलिए मैं इसको एज इट इज VP लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू डाया ऑफ पेनस्टोक दिया है क्या 1 मीटर, गिवन डाया ऑफ पेनस्टोक 1 मीटर। अब नेट हेड के कैलकुलेशन में, एच के कैलकुलेशन में बस एक ही चीज अननोन रह गई, वो क्या रह गई, वीपी का वैल्यू मुझे किसी तरह मालूम हो तो हम नेट हेड को निकाल लेते। चलिए फिर भी यहां तक ये जितना है इसको कैलकुलेट करके रखते हैं। तो इट इज योर नथिंग बट 400 माइनस ये कितना आ जाएगा ओवरऑल, यू विल गेट 6.523, इस तरह का एक रिलेशन आएगा वीपी का स्क्वायर, ये वी है वीपी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका नेट हेड का एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हो जाएगा नेट हेड का इक्वेशन। लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। कोई भी जुगाड़ है बताओ जहां से तुम इसको निकाल सकते हो, किसको, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पेनस्टोक। क्वेश्चन को देखिए, कोई डेटा ऐसा है जहां से हम इन सब इस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे, कोई भी डेटा ऐसा है जो जहां से वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है, देखो दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, अलग कॉन्सेप्ट लगाता हूं, मास कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, मास कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, सुनने का समझने का, मेरे को तो मालूम थी, मैं आपको वो चीज करवा रहा था, ठीक है, कि कैसे निकालना है ये तो हमको तो मालूम ही है। देखो पेनस्टोक है,
समझना बात को। दिस इज पेन स्टोक, पेन स्टोक से लगा हुआ है नोजल, ठीक है, पेन स्टोक से लगा हुआ है नोजल। मेरे को ये बताओ, ये पेन स्टोक का एग्जिट और ये पेन स्टोक में वेलोसिटी ऑफ फ्लो वीपी, ये नोजल नोजल का नोजल से जब एग्जिट कर रहा है मास, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है नोजल के थ्रू से, लेट्स सपोज दिस इज योर v1, तो यहाँ पे v1 इक्वल टू vw1, v1 इक्वल टू vw1 होगा। वेलोसिटी ट्रायंगल याद करो, ये हमको मालूम है। डाया ऑफ दिस जेट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, और ये जेट का डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर जेट इज गिवन एज 150 mm, मीन्स 0.15 मीटर। डाया ऑफ पेनस्टोक आपका गिवन है 1 मीटर। मास कंजर्वेशन क्या, जितना एम डॉट एंटर हुआ सिस्टम में उतना ही एम डॉट तो जेट के थ्रू से बाहर निकल रहा होगा। एम डॉट इक्वल टू एम डॉट, जितना एम डॉट आई, एम डॉट पेनस्टोक पी, एम डॉट जेट, बोथ आर इक्वल। जितना एम डॉट आया उतना एम डॉट निकल रहा होगा सिस्टम से बाहर, है तो ठीक है। तो ये एम डॉट इक्वल टू एम डॉट पी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन एम डॉट पी विल बी इक्वल टू एम डॉट जेट जी। तो एम डॉट इन पेन स्टोक, एम डॉट हम कैसे निकालते हैं, रो इंटू क्यू, यही एम डॉट का इक्वेशन, रो इंटू क्यू। डिस्चार्ज भी है कांस्टेंट, बट इसको और आप बोलोगे ये तो दोनों बराबर है, कैंसिल कर देंगे, अंदर जाओ ना, तो रो भी कांस्टेंट, रो डब्ल्यू रो वाटर, क्यू इक्वल टू क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी, इक्वल टू रो डब्ल्यू इंटू एरिया ऑफ जेट इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे v1 लिखता हूं जो जेट से एग्जिट हो रहा है, ठीक है, वो सॉरी जो नोजल से एग्जिट हो रहा है जेट, उसका वेलोसिटी। तो रो डब्ल्यू दोनों बगल से खत्म। अभी इक्वल जो है उसको खत्म करो, ये इक्वल है, इसको हटा दिया मैंने। एरिया में पाई बाय फोर इक्वल होंगे, वो हटा देंगे, तो मतलब एरिया में क्या बचेगा, डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू पेन स्टोक विच इज इक्वल टू स्मॉल डी स्क्वायर, मतलब डायमीटर ऑफ जेट, इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन जेट v1, 1 का स्क्वायर इंटू वीपी इक्वल टू डी, ये डी की कितना है 0.15 का स्क्वायर इंटू दिस पर्टिकुलर v1 ऐसा। तो यहां से हमें vp और v1 के बीच का एक रिलेशनशिप मिलता हुआ नजर आ रहा है, vp एंड v1 के बीच का एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलो कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि और vp इक्वल टू 0.15 v1, 0.15 इंटू v1 कहने का मतलब है कितना हो जाएगा 0.225 इंटू v1, ठीक है। तो vp अब आ गया v1 के टर्म्स में। अब ये v1 क्या है, v1 हम कैसे निकालते हैं, v1 इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी इंटू रूट अंडर 2g इंटू h, ये h क्या है यहाँ पे, नेट हेड। तो कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया है क्या, कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी cv का वैल्यू, is it given to you in question the coefficient of velocity, just a minute। तो कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो cv का वैल्यू हो गया, लेट्स सपोज कंसीडर वी cv इक्वल टू 1, क्योंकि cv नहीं दिया है। अच्छा cv दिया है क्या, जस्ट ए मिनट, cv का वैल्यू नहीं दिया था, तो मैंने बोला था cv का वैल्यू नहीं दिया है, तो cv हो जाएगा, उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगा 1 इंटू रूट अंडर 2g इंटू नेट हेड इतना, तो इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 9.81 इंटू h, ये हो गया v1। तो इस v1 को यहाँ पे पुट करो, तो जो इक्वेशन मिलेगा आपको फाइनल, vp इक्वल टू 0.225 इंटू v1 की जगह इस वैल्यू को डाल देंगे,
रूट अंडर 2 इंटू 9.81 इंटू एच. लेट्स सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. पहला वाला जो इक्वेशन हमने निकाला था किसके लिए, टू कैलकुलेट द नेट हेड, इसमें हम सारा का सारा डेटा मालूम था, वीपी अननोन था. अभी वीपी को हमने अगेन कैलकुलेट कर लिया अल्टीमेटली इन फॉर्म ऑफ नेट हेड. तो वो जो इक्वेशन 2 का वैल्यू है वो यहाँ पे लाके हम पुट कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो उस पूरे इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है, नेट हेड. तो क्या नेट हेड का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकलेगा, निकलेगा. तो ऐसे कैलकुलेशन था, इसलिए 20 नंबर की थी. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो था ना, दिस कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम. तो आप अभी सीख गए. ठीक. So this is your equation 2. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, using both this equation, what I can do is h equal to net head, h equal to 400 minus 6 point कितना आया था 523 इंटू वीपी का स्क्वायर. तो वीपी इक्वल टू इतना, मतलब 0.0, अच्छा 0.15 0.015 का स्क्वायर होता है कभी कभी, तो 0.0225 है ना, 0.0225. यही सब छोटा छोटा गलती हो जाता है एग्जाम में. पूरा का पूरा फॉर्मूला सब कुछ सही जा रहा है लेकिन आंसर फाइनली गलत हो जाएगा, और सब कुछ सही करने के बावजूद भी नंबर वो लोग खत्म कर देंगे. तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा. 0.0225 इंटू रूट अंडर 2 इंटू 9.81, स्पेस नहीं हो रहा है लेकिन आप समझ जाओ क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू निकल जाएगा. एक ही चीज़ अननोन है पूरे इक्वेशन में, h 375.67 मीटर. मीन्स दिस एंटायर टर्बाइन सिस्टम इज वर्किंग अंडर हेड ऑफ 375.67 मीटर. नेट हेड, द वैल्यू ऑफ नेट हेड इज 375.67 मीटर. नेट हेड का वैल्यू हमें मालूम होगी. पहला स्टेप जो हमको करना था ये हमने कर लिया. अब जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट दी रनर पावर. रनर पावर, तो रनर पावर के जरा इक्वेशन को देखते हैं. रनर पावर इक्वल टू, इस केस में हम कैसे लिखेंगे, आरपी इक्वल टू रो क्यू VW1 प्लस VW2 इंटू यू. दिस इज योर रनर पावर. तो VW1, तो यहाँ पे मेरे को कौन कौन सा डेटा पहले मालूम है, देखो मुझे मालूम है P का वैल्यू मालूम है, Q का वैल्यू मालूम है. क्या Q हम निकाल लेंगे, एरिया ऑफ जेट इंटू वेलोसिटी हमको मालूम है. अब तो एरिया इंटू वेलोसिटी करके हम Q निकाल लेंगे. ठीक है, Q निकल जाएगा मेरा, मतलब VW1 हमको मालूम है ना, तो हम Q निकाल सकते हैं इजीली. सॉरी, V1 मालूम है तो हम Q निकाल सकते हैं. तो V1 मालूम है तो VW1 भी मालूम है, VW1 भी मालूम है. VW2 और U का वैल्यू भी मालूम है. देखो रिलेशन दिया हुआ 0.45 ऑफ VW1, तो VW2 एक अननोन होगा. इतना अगर निकाल लेंगे तो ये सारा का सारा चीज हमको निकल जाएगा, विच विल बी योर रनर पावर. तो Q निकालते हैं, एरिया ऑफ जेट π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर. तो π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर इंटू ये आपका कितना, V1 इक्वल टू कितना आया था, V1 कैलकुलेट करिए, V1 इक्वल टू कैलकुलेट करिए, V1 इक्वल टू कैसे निकालोगे, यहाँ निकाल लेते हैं. V1 इक्वल टू जो कि होगा VW1 के बराबर रूट अंडर 2G इंटू h इक्वल टू 375.67. So this value what you will get is going to get 85.85 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 85.85. ये सब हमने सॉल्व किया है. ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको समझा रहे हैं. ऐसे निकल जाएगा आपका Q का वैल्यू. तो Q का वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, Q इज 1.517 मीटर क्यूब पर सेकेंड.
हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए और रियलाइज किया कि ये सारे जो क्वेश्चंस अभी सॉल्व करवा रहे हैं, इतना आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका सारा ओवरऑल बेसिक्स सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है और आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो इसलिए आप ट्राई करिए। और आपको मान लो ट्राई करते वक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मान लो कहीं पर कोई क्वेश्चन में सॉल्व नहीं हो पा रहा है, डाउट रह जा रही है, तो वो हमको सीधा देना, हम अभी आपको क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है, होमवर्क के फॉर्म में, आप उसको अटेम्प्ट करना, ट्राई करना। तो ये क्यू का वैल्यू निकल गया, क्यू इक्वल टू इतना। तो पावर निकालने में हमने क्या निकाल लिया, क्यू निकाल लिया है, VW1 हमने निकाल लिया। यू का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, यू इक्वल टू 0.45 टाइम्स V1, तो विच विल बी इक्वल टू U1 इक्वल टू U2 फॉर टेंजेंशियल फ्लो रनर। तो ये कितना आ जाएगा, 38.63 मीटर पर सेकेंड, 38.63 मीटर पर सेकेंड। आज यहाँ पे हमारी दर्द दे रही है, यहाँ पे इतना। सिविल इंजीनियर एज ए साइट इंजीनियर कभी काम करिएगा, जो होता है जैसे जैसे यहाँ होता है आर्मी के अंदर, जो इन्फेंट्री होते हैं फ्रंट वाले उड़ाते रहते हैं, तो पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो साइट का बंदा होता है ना, उससे बड़ा खतरनाक और कोई नहीं होता। उसको सब नॉलेज मालूम है, सब कुछ। हाँ, ओवरऑल साइट से सभी लोग ऊपर तक गए हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो साइट पे ही रह जाते हैं, हम कुछ कुछ लोगों को देखे हैं। मेरे कुछ सीनियर एक हैं पंडिता रायलू सर, ये मतलब जेई थे रेलवे के अंदर, समझो जेई थे रेलवे के अंदर, और वो जेई पोस्ट पे ही रिटायर हुए। उनको वो काम ही मजा आता था, सर्वे थे, ठीक है, सर्वेयर, ही वाज ए सर्वेयर। क्या क्या चीज़ नहीं आता था, मतलब सब चीज़ जो कुछ भी कहो। उनके पास मैं लगभग 2 साल काम किया एज उनका असिस्टेंट। फिर जब वो चले गए दूसरे प्रोजेक्ट में, तो हम चले गए दूसरे प्रोजेक्ट में, तो उनके बाद अभी कांटेक्ट में है, अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी कांटेक्ट में तो है ही। तो उन्होंने मुझे सिखाया था सर्वे एंड मतलब आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कभी भी कुछ भी कहीं पर भी उल्लू नहीं बना सकता कोई बड़ा से बड़ा सर्वेयर। तो वो चीज़ होती है लर्निंग, तो किसी से सीख लीजिए। अभी हम हो सकता था अपने लाइफ में नहीं सीख पाते वैसा, लेकिन हमें मौका मिला, हमने सीख लिया। समझ रहे हो बात को, तो ये इंपॉर्टेंट होती है। तो रेस्पेक्ट पीपल्स। खैर, कहाँ कौन सा टॉपिक में चला गया, तो यू निकल गया आपका। अब क्या निकालना है, VW2। ये कैसे निकलेगा, सोचो जरा। VW2 कहाँ पर है, एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल तो बनाओ, ये रहा VR2, फिर ये रहा U2, इन दोनों के बीच का एंगल फाई एंगल, ये रहा V2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एग्जिट, ये रहा वर्टिकल वाला VF2 फ्लो वेलोसिटी एट एग्जिट, ये रहा VW2। तो हमें ये VW2 पता लगानी है, तो क्या यूज करेंगे, कॉस फाई कॉन्सेप्ट, B/H, B/H, तो B इक्वल टू U2 प्लस VW2 बाई VR2। तो VR2 cos फाई इक्वल टू U2 प्लस VW2, तो VW2 इक्वल टू VR2 cos फाई माइनस U2, सब कुछ करवा रखा है। VR2 इक्वल टू K टाइम्स VR1 cos फाई माइनस U2 इक्वल टू K इंटू V1 माइनस U1 cos फाई माइनस U2 होगा। पुट कर दो सारा डेटा, U1 इक्वल टू U2 मालूम है, V1 निकाल दिया है, cos फाई इक्वल टू 15 डिग्री मालूम है, K का वैल्यू 0.85 मालूम है, तो VW2 कैलकुलेट इट। तो VW2 इक्वल टू
0.85 इंटू 85.85 माइनस 38.63 कॉस 15 डिग्री। इसके बाद करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग 38.63 0.14 मीटर पर सेकेंड। देखिए V2 कितना कम है, यहां से रियलाइज कर पा रहे हो V2 कितना कम है। मैंने बोला था कम, जीरो नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। हमने नहीं, पेल्टन साहब ने बोला था। क्यों जीरो हो जाएगा? किस केस में जीरो हो जाता? जब आपका सेमी डबल सेमी सर्कुलर वेन होगा, उस केस में V2 वेलोसिटी थ्योरेटिकली, वो तो थ्योरेटिकली जीरो हो जाएगा। एंड थ्योरेटिकली अंडर सच केसेस यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में भी और गेट में भी 1 नंबर का, कि मैक्सिमम एफिशिएंसी किस तरह के वेन कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। डबल सेमी सर्कुलर वेन, ठीक है, जहां पे थीटा इक्वल टू कितना होता है 0 डिग्री, सॉरी थीटा फाई इक्वल टू कितना हो जाता है 0 डिग्री। तो ऐसे केसेस में, सो दिस इज योर VW2। VW2 निकल गया। नाउ कैलकुलेट द रनर पावर सिंपली। रनर पावर इक्वल टू 1000 इंटू 9.8 रो क्यू ना 1.517 इंटू 85.85 प्लस 0.14 इंटू 38.63। कन्वेंशनल क्वेश्चंस देख रहे हो और ये सब क्वेश्चंस यहाँ तो मैं समझाने में आपको टाइम लगा रहा हूँ, बट these all questions you have to solve within 10 to 15 minutes in real time examinations. So practice, which will concept एक बार सिखा देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये रिजल्ट आ जाएगी आपको, कितना आ रही है 1000 इंटू ये देखो इतना आ रही है 5215.109 वाट। इसको किलो वाट में लिखोगे फिर मेगावाट में लिखोगे तो डायरेक्ट मैं 10⁶ से डिवाइड कर दूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 5.21 मेगावाट किलो, हाँ मेगावाट 5.215 मेगावाट MW। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। इतना हो गया रनर पावर। अब सारा डेटा इजीली निकल जाएगा, क्योंकि अब आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो वहां से शाफ्ट पावर निकालने लिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी? शाफ्ट पावर निकालना है सेकंड आंसर में, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू शाफ्ट पावर बाई रनर पावर। तो मैकेनिक इंप्लाइज दैट 0.85 इंटू रनर पावर विल बी इक्वल टू शाफ्ट पावर, जो कि होगा कितना 4.283 किलोवाट मेगावाट, 4.283 मेगावाट MW। दिस इज योर शाफ्ट पावर। निकाल लो, इतना ही आ रहा होगा। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब हमेशा आउटपुट बाय इनपुट, तो आउटपुट हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आउटपुट क्या रनर पावर, इनपुट क्या वाटर पावर। रनर पावर तो आपको मालूम है, विच इज योर अभी अभी निकाला था कितना, ये निकाला था 5039, नहीं जस्ट ए मिनट, कितना निकाला था 5.215 मेगावाट, ठीक है 5.215 मेगावाट इतना निकाला था हमने रनर पावर। तो वाटर पावर इक्वल टू कैसे निकालेंगे mgh है ना, तो m.gh मतलब रो इंटू क्यू, 1000 इंटू 9.9 क्यू इक्वल टू 1.517, ठीक है इतना इंटू 9.81 इंटू h नेट हेड 375.67। तो ये तो नीचे जो आएगा आंसर वो वाट में आएगा, तो ऊपर भी वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं।
इंटू 10⁶ कर दिया वाट में इंटू 100, तो दिस एफिशिएंसी कैलकुलेट इट। एक्चुअली यही चीज़ है, रीचेकिंग करिए, थोड़ा सा गलत लिख दिए, ये वाला वैल्यू गलत लिख दिया ना, ये 50 था, मैंने 53 लिख दिया। ये कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 5039। लाइव में होते तो बता ही देते, 5039161। हमने वही रिकैलकुलेट किया इसको, 43043 वाट, ठीक है इतना। इसको वाट में ही ऐसे लिखते हैं, आप किलो वाट में कन्वर्ट कर लेना। किलो वाट में कितना हो जाएगा, 5.03 किलो वाट। तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.283। वो तो सही है आपका, ठीक है। ये आ गया था 4.283 ऐसा, मतलब आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो ये सॉफ्ट पावर आपको निकल के आएगी 4283.25 किलोवाट ऐसा। फिर यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर में, 5039161,043। एक्चुअली फाइनल रिजल्ट में एफिशिएंसी ही दिया हुआ था, ठीक है, तो इसलिए हमारा एफिशिएंसी आ गया था गलत। तो एफिशिएंसी अभी कैलकुलेट करेंगे, तो ये एफिशिएंसी का वैल्यू आ जाएगा आपका 90.1% ऐसा। सो ओवरऑल एफिशिएंसी इटाउ इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, दिस विल बी इक्वल टू 0.901, फिर 908, अभी 8 में कैलकुलेटर में भी मारूंगा, इंटू 0.85 इक्वल टू 76.6%। जो हमने कॉपी में जैसे सॉल्व कर रखा है, आपको मैं दिखाता हूँ कितना काटा वाटा है, ठीक है। सॉल्यूशन ये देखिए, तो देखेंगे इन क्वेश्चंस को हमने उठाया, कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो आपके आए हुए थे एग्जाम्स में, फिर इनका सॉल्यूशन बनाया। क्लियर है, देन आई हैव एक्सप्लेन यू। होता है इधर भी काटा वटा था, इसलिए थोड़ा वो कटा वटा ही रह गया। होप कि आपको ये समझ में आई। आपको अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आपको खुद सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, इसका जो आंसर होगा ये मैं आपको बताता हूं। जस्ट अ मिनट, आप निकालिए, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। इसके जो आंसर होंगे, दिस व्हील डायमीटर जो पूछा है 2.885 मीटर, पहला आंसर एक ही आंसर मिलेगा। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आपसे सेकंड पूछा है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, तो व्हाट इज द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड। सेकंड आपको आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट इन रेंज, आपको हो सकता है 93.96 से लेके, मतलब 93.9 से लेके 94.1 या 2 तक आपको मिल सकता है, ठीक है। तो हमारा जो निकला है वो निकला है 94.09%। दिस इज योर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, कैलकुलेट इट। सॉल्व अगर हो पा रहा है तो ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप सॉल्यूशन भेज दीजिए 7008-420-353 पे। अगर मान लीजिए किसी से सॉल्व नहीं हो पा रहा, ही कैन आस्क मी फॉर दिस सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। ये सब कन्वेंशनल आए हुए हैं एग्जाम में। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप, इसका जो आंसर्स होगा पॉज करके लिखिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका क्या क्या निकालने के लिए बोला था। डिटरमाइन पावर गिवन टू द रनर एंड आल्सो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी टू द टरबाइन। इसको थोड़ा एक लॉजिक लगेगा इसमें,
ठीक है, एक लॉजिक लगेगा, वो लॉजिक का थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो मालूम हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक एक ही जगह पे लॉजिक लगेगा, एक एजम्पशन आएगा, इसमें कुछ एज्यूम करना होगा, दिमाग लगाना हो जाएगा। तो अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो हम तो देंगे ही। तो आपको फाइनली एफिशिएंसी बताता हूँ, 96.78% ये हमारी आई थी। वैल्यू चेंजेस हो सकता है लेकिन 96 आना चाहिए। पावर, रोटर पावर या फिर रनर पावर, इंपेलर पावर जो भी है, 6.33 मेगावाट। These are the two answer what you are going to get, first and second. Try this also, very easy questions, you can try this. I have solutions with me, हमने किया हुआ है solutions, एक थोड़ा सा कॉपी करने के लिए दिखा दिया। ठीक है, सॉल्व करिए। नंबर है 7008420353। सॉल्व हो जाता है, ये आंसर आते हैं अप्रोक्सीमेट, देन वेरी गुड। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, ठीक है, देन यू व्हाट्सएप मी, आई विल अगेन टेल यू दी सॉल्यूशन, आई विल सेंड यू सॉल्यूशंस। मैं आपको फिर इस पे वीडियो नहीं बनाएंगे, दिस आर दी होमवर्क क्वेश्चंस टू यू। इसी के साथ हमारा इम्पल्स टरबाइन खत्म। अभी और भी क्वेश्चंस आए होंगे डिजाइन वाले, है ना, जिसमें आपको विड्थ वगैरह निकालने के लिए बोलेगा, डेप्थ ऑफ वेन वगैरह निकालने के लिए बोलेगा, वो सब चीज फॉर्मूला तो दे ही दिया एज इट इज। प्रैक्टिस करो, दिमाग लगाओ, निकालना क्या है, मेरे पास कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है और इन डेटा को यूज करके मैं कैसे निकाल सकता हूँ। जो मैक्सिमम क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जितने भी एग्जाम में आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब इससे लो लेवल के हैं। ठीक है, दिस आर दी बेस्ट क्वेश्चंस व्हाट आई हैव प्रोवाइडेड टू यू हियर, सॉल्व इट। अच्छा, उसका डेरिवेशन तो हमने थ्योरी क्लासेस में करवा दिया था, एफिशिएंसी वाला वो करने का जरूरत नहीं, वो आपको कॉपी में है। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चालू करेंगे रिएक्शन टरबाइन। पेल्टन व्हील टरबाइन इज अ टाइप ऑफ इंपल्स टरबाइन, ये हो गया रिएक्शन टरबाइन। देखिए, एक बच्चे का डाउट है, इसको हाई हेड लो हेड क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या, तो ये सब चीज हमको तब समझ में आएगा जब हम कंपेयर करेंगे किसी से। तो किससे कंपेयर करेंगे, जब हम चीजों को पढ़ लेंगे, ठीक है, तब हम कंपैरिजन वाले फेज पे आएंगे। वी विल कंपेयर व्हाट वी हैव स्टडी, तब हमारा आइडिया क्लियर होगा। अभी नहीं, अभी रहने दो। ओके, आएंगे क्लासेस जो देखते चल रहे हैं, सब कुछ 100% आपका कवरेज होगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप बिना अपना दिमाग लगाए लगा लो, मतलब बस सॉल्व कर लो। मतलब कहने का मतलब आप अपना दिमाग लगा के ही सॉल्व करेंगे सब चीज। ठीक है, अब ये सब ट्राई करिए, देखिए इजीली सॉल्व हो रहे होंगे। गुड लक।